हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, ऐसे ही हम देखेंगे कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो देखिए, रेस्पिरेशन का अगर हम बात करें जनरली तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। कैटाबोलिक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। दो तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है एनाबोलिक प्रोसेस और एक होती है कैटाबोलिक प्रोसेस। यहाँ पर एनाबोलिक का मतलब है किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होना, यानी कि किसी भी रिएक्शन में किसी भी प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है एक लार्ज लेवल पर, उसे हम कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। जबकि अगर हम बात करें कैटाबोलिक रिएक्शन की, तो कैटाबोलिक का मतलब है किसी भी रिएक्शन में ब्रेक डाउन होना, यानी कि यहाँ पर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, उनसे मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। और अगर लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स अगर ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो उसे हम कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक होती है एनाबोलिक रिएक्शन और एक होती है कैटाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। जबकि अगर हम बात करें कैटाबोलिक रिएक्शन की, तो कैटाबोलिक रिएक्शन के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनका ब्रेकडाउन होगा स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये दो चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान देनी है कि एनाबोलिक और कैटाबोलिक, और इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा मेटाबोलिक रिएक्शन। तो जब एनाबोलिक प्लस कैटाबोलिक दोनों रिएक्शन मिलती है तो इससे हमारा पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बनता है, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे अंदर जो भी रिएक्शन चलती रहती है वो दोनों का सम होता है, यानी कि एनाबोलिक रिएक्शन का और कैटाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक के अंदर सारी की सारी फॉर्मेशन वाली रिएक्शन आती है और कैटाबोलिक के अंदर सारी की सारी जो रिएक्शन आती है वो होती है ब्रेकडाउन वाली। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक रिएक्शन होती है, ये अच्छे से याद रखना है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होंगे और उससे हमें फाइनली एनर्जी मिलेगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो इसे हम कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। क्लियर? और इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब देखिए, रेस्पिरेशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं, पूरे मैकेनिज्म को हम समझते हैं कि क्या होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है, बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो मेनली प्लांट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन को हम जनरली अगर बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेस्पिरेशन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब है कि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब ही ये हो पाएगा,
यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही होगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तब ही वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये केवल कब होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जब ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, तब जो रेस्पिरेशन होगा वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये ध्यान देना है आपको। क्लियर? तो दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, अगर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है तो उसको हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और जो यहाँ पर रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ये ध्यान देना है आपको। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन से मतलब है कि यहाँ पर हमें एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है रेस्पिरेशन में तो उनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। यानी कि यहाँ पर हमारे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यहाँ से हमें 38 एटीपी मिलेंगे। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की तो उनके अंदर हमें 36 एटीपी मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब टूटता है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हमें 38 एटीपी मिल रहे हैं या फिर प्रोकैरियोट में 36 एटीपी मिल रहे हैं। क्लियर? और यही हम बात करें अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पूरी तरह से जो फूड मटेरियल होते हैं वो ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमें केवल और केवल 2 एटीपी मिलते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर केवल 2 एटीपी मिलते हैं फाइनली, और यहाँ पर हमें 38 एटीपी या 36 एटीपी मिलते हैं। तो रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक के अंदर फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, और वहाँ पर अनएरोबिक के अंदर फूड मटेरियल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अनअवेलेबल होती है। यहाँ पर हमें 38 एटीपी मिलते हैं जबकि यहाँ पे केवल 2 एटीपी मिलते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब देखिए, अब हम इनको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखनी है कि जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन सी है, कौन कौन से स्टेप्स है जिनसे रेस्पिरेशन, यानी कि यहाँ से हमें एटीपी, हमारा फाइनल टारगेट क्या है रेस्पिरेशन में, कि हमें एनर्जी गेन करना है। हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, यानी कि हमें एटीपी कैसे मिलेंगे, ये हमारा फाइनल टारगेट है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप लेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपने लिया, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज आपका होता है। क्लियर? अब ये ग्लूकोज जो होगा इसके अंदर 6 कार्बन हैं। ये क्या होता है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको पता है। अब इसको 10 स्टेप्स के अंदर ये ब्रेकडाउन होता जाएगा लगातार, 10 स्टेप्स के अंदर ये ब्रेकडाउन होता जाता है लगातार। इसे हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब ये ग्लाइकोलिसिस को हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में, इसलिए क्योंकि ये अलग ही एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम एक अलग लेक्चर में देखेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होती है पूरी की पूरी। तो इस वजह से हम अभी क्या देख रहे हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होगा वो 10 स्टेप्स में 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से 10 स्टेप्स में आपका ब्रेकडाउन होकर किस में जाएगा, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास कार्बन की जो नंबर्स होते हैं वो 6 होते हैं,
और जो पायरुविक एसिड होती है उसके पास कार्बन के नंबर 3 होते हैं। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा वो 2 पायरुविक एसिड बनेगी, क्योंकि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन थे और पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो इस वजह से एक ग्लूकोज जो होगा वो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान दें कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज होता है। यहाँ पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और एटीपी से आपका एडीपी बनता है। क्लियर? तो 2 एटीपी का यूज होता है। सबसे पहली ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 एटीपी का यूज होता है। अगली चीज आपको ये याद रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है इसके अंदर टोटल जो 4 एटीपी है इनका सबस्ट्रेट लेवल पर फॉस्फोरिलेशन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, ये क्या मतलब है इसका? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब है कि डायरेक्टली सबस्ट्रेट से एटीपी का बनना, यानी कि यहां पर हमें NADP या GTP के फॉर्म में या FADH2 के फॉर्म में नहीं बनेंगे। डायरेक्टली जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। फास्फोरिलेशन का मतलब होता है कि एटीपी का बनना, क्लियर, अगर वो ऑक्सीजन की हेल्प से बनता है, जैसे कि हम देखते हैं ETS के अंदर जब बनेगा ऑक्सीजन की हेल्प से तो उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन की वजह से बना है। जो डायरेक्टली बनता है उसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर 4 एटीपी डायरेक्टली बनते हैं, इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अगली चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर बनते हैं 2NADH2 बनते हैं। तो 2NADH2 आपको पहले ये ध्यान देना है कि एक NADH2 जो होता है उसके अंदर 3 एटीपी मिलते हैं। एक NADH2 से 3 एटीपी मिलते हैं, तो 2 NADH2 से कितने हो जाएंगे? 6 एटीपी। क्लियर? यानी कि, और ये कहाँ मिलेंगे हमें? ये ETS में मिलेंगे। ये अभी यहाँ पर केवल NADH2 है पर हमें फाइनली मिल जरूर जाएंगे ETS में। क्लियर? तो आपको ध्यान क्या देना है ETS में? अगर ETS में किस में मिलेंगे? जो जिनके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो उसमें ये फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये हम अभी देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जो ग्लाइकोलिसिस है इसके अंदर 2 एटीपी का यूज हुआ है, 4 एटीपी डायरेक्टली बने हैं और 6 एटीपी हमें उसमें मिलते हैं। तो अब ध्यान देना, यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल हमें 10 एटीपी का फॉर्मेशन होता है एक एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले में, क्योंकि हमें ये भी एरोबिक वाले में मिल जाएंगे। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है उसके अंदर हमें ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 एटीपी मिलते हैं, पर क्योंकि 2 एटीपी क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं, तो 10 - 2 एटीपी, यानी कि हमें नेट गेन ऑफ एटीपी कितना मिलेगा ग्लाइकोलिसिस में? 8 एटीपी जो है वो नेट गेन ऑफ एटीपी है। ये अच्छे से याद रखना है कि आपके ग्लाइकोलिसिस के अंदर नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है? नेट गेन ऑफ एटीपी ग्लाइकोलिसिस के अंदर 8 एटीपी का हमें मिलता है, यानी कि 8 एटीपी जनरली हमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर मिलते हैं। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो आपने देखा कि जो रेस्पिरेशन है इसमें पहली स्टेप हमने ग्लाइकोलिसिस देखी है। पहली स्टेप क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या पता चला है कि एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूटता है, इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और इसके अंदर हमें टोटल 10 एटीपी मिलते हैं, उसमें से 2 एटीपी यूज हो जाते हैं और नेट गेन ऑफ एटीपी हमें 8 एटीपी का नेट गेन ऑफ एटीपी होता है। और ये किसके लिए हमने बात करी है? ये
एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन कोई करता है तो उसमें ये 6 एटीपी जो हमें मिले हैं, बात सुनो, ये जो 6 एटीपी हमें मिलने हैं बाद में ईटीएस में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें जो 6 एटीपी मिलेंगे, ये 6 एटीपी हमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ ईटीएस केवल तब चलता है जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है। क्लियर? तो देखो, कोई अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म अगर है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर कोई करता है तो उसमें क्या होगा, देखो ये 2 एटीपी का यूज होता है और 4 एटीपी सब में बनेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पर। तो 4 एटीपी यहाँ पर बन रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पर, और क्योंकि 2 क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, तो -2 एटीपी, 4 - 2 एटीपी, तो हमारा नेट गेन ऑफ एटीपी क्या होगा, केवल 2 एटीपी। तो जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं उसमें नेट गेन ऑफ एटीपी केवल 2 एटीपी का होता है, ये आपको याद रखना है। अगर कोई अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो उसमें हमें केवल 2 एटीपी मिलते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है, और क्यों मिलते हैं ये भी हमने देख लिया है, क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं होगा। अब आपको पहली चीज़ ये ध्यान देना है, आपको इससे क्या क्लियर हुआ ग्लाइकोलिसिस साइकिल से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करना है आपको ग्लाइकोलिसिस में। पहली चीज तो ये याद रखना है कि इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल को हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। ईएमपी पाथवे का मतलब क्या है, ये साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है, एम्बेडन मेयरहोफ और परनास, एम्बेडन मेयरहोफ परनास पाथवे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ईएमपी पाथवे का मतलब क्या है, एम्बेडन मेयरहोफ परनास पाथवे, इसको ईएमपी पाथवे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस को। अगली चीज आपको याद रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस है इट इज कॉमन पाथवे। ये क्या है, कॉमन पाथवे होता है बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म कुछ भी कर रहे हो, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले हो, यानी कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उनके पास हो या फिर ऑक्सीजन अनअवेलेबल हो, उनमें हमेशा क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस जरूर होगी। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे होता है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये अच्छे से याद रखना है। अगली चीज़ डायरेक्टली आपको याद रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें नेट गेन ऑफ एटीपी, हमें एरोबिक रेस्पिरेशन अगर करने वाले हैं तो 8 एटीपी का नेट गेन ऑफ एटीपी होता है हमें फॉर एरोबिक। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमें नेट गेन ऑफ एटीपी केवल 2 एटीपी मिलेगा यहाँ ग्लाइकोलिसिस से, और यही फाइनल होगा, क्योंकि उसके बाद में कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो वो फिर आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। उसके अंदर केवल और केवल जो ग्लाइकोलिसिस ही एकमात्र मेथड होगी एनर्जी गेन करने की, इसके अलावा कोई सी रिएक्शन उसके अंदर नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अगली चीज़ ये ध्यान देना है कि ग्लाइकोलिसिस की जो साइट होती है, यानी कि कौन सी जगह पर ग्लाइकोलिसिस होती है, तो ये होती है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है ये ध्यान देना है, तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। ये दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ओकर होती है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में अच्छे से याद रखने हैं, ठीक। और अगली चीज़ ये ध्यान देना है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर कोई भी CO2 का इवोल्यूशन नहीं होता है, कोई भी CO2 का इवोल्यूशन नहीं होता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर और जनरली 11th क्लास के अंदर इन सब में पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है
कि कोई भी CO2 का इवोल्यूशन यहाँ पर नहीं होता है इसमें। क्लियर, ये आपको ध्यान देना है। अब अगली चीज आपको ध्यान देना है कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमने देखी, तो रेस्पिरेशन की पहली स्टेप क्या थी? ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ठीक, अब यहां सर क्या होगा, इसको एक फ्लो चार्ट से आप समझने की कोशिश करें कि ये ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन चुकी है। ठीक, ये 3 कार्बन की होती है, ये 6 कार्बन का होता है, और ये इसे हमने कह दिया है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ठीक, अब देखिए ये दोनों के लिए थी, एरोबिक के लिए भी और अनएरोबिक के लिए। तो यहां पर ध्यान देना, ये एरोबिक है और ये है कोई अनएरोबिक जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अब यहां से हमारी मेन प्रोसेस आगे बढ़ेगी, जो आपको ध्यान देना है। अब अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास अगर ऑक्सीजन है, तो वो क्या करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, क्योंकि यहाँ ग्लाइकोलिसिस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं था कि आप एरोबिक हैं या अनएरोबिक है, वो दोनों के लिए है, एक कॉमन पाथवे है। पर अगर अब यहाँ से रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई भी किसी के पास अगर ऑक्सीजन है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो अनएरोबिक है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो अनएरोबिक है, यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो अब आपको ध्यान देना है कि आपके पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं आप, ये हम ऐसे ही बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। इस तरह की फोल्डिंग होती है उसकी इनर लेयर में कहीं कहीं जगह पर। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस होता है सेल का। क्लियर, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास क्या है? ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है, अगर आपके पास ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तब ही जाकर आप क्या कर सकते हैं? तब अगर ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है तभी जाकर आप माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से एटीपी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि मैं तो पावर हाउस हूँ सेल का, अगर आप मेरे पास आते हैं, अगर मुझसे एसोसिएशन करते हैं तो आपको मैं कई गुना एटीपी बढ़ा कर दे सकता हूँ। यह इसकी रिक्वायरमेंट होती है, पर उसको बदले में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर, अगर आपके पास ऑक्सीजन है तभी आप माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा सकते हैं। क्लियर, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं जा सकते हैं। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन के पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये यहीं पे खुश हो जाएगा 2 एटीपी बनाकर। क्लियर, पर जिसके पास ऑक्सीजन है उसको और ज़्यादा एटीपी चाहिए, तो क्या करेगा? ऑक्सीजन लेकर जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास। क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं, आपको पता है होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं। यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस का मतलब है कि उसके पास 2 मेम्ब्रेन्स होती है। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो एक नॉर्मली मेम्ब्रेन होती है आउटर, पर इस जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कई इंटेंशन, यानी कि हम बात करें उसकी तो उसके अंदर कहीं कहीं मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं इस तरह की। ये देखिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन है इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, और ये मॉडिफिकेशन जो होते हैं इस पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इस तरह के ऑक्सीसोम यहां पर पाए जाते हैं मॉडिफिकेशन के ऊपर। क्लियर, तो यहां पर इस तरह के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, और इनके ऊपर क्या पाया जाता है? इस तरह के ऑक्सीसोम पाए जाते हैं।
इसे हम क्रिस्टी भी कहते हैं। ये जो मॉडिफिकेशन है ना, इसको हम क्रिस्टी भी कहते हैं। क्लियर? तो मॉडिफिकेशन में क्रिस्टी होती है, और ये जो हमारे जो इस तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें हम ऑक्सिसोम कहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर मॉडिफिकेशन पाया जाता है, और इस मॉडिफिकेशन को हम क्रिस्टी कहते हैं, और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम ऑक्सिसोम कहते हैं, या फिर इनका और नाम होता है F0 F1 पार्टिकल, ये भी इनका नाम होता है, या फिर और नाम होता है इनका एलिमेंट्री पार्टिकल, ये भी इनके ही नाम होते हैं। क्लियर? ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो आपके ऑक्सिसोम कहते हैं इनको, या फिर F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं इनको। और इन पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इन पार्टिकल्स के अंदर ही आगे जाकर ETS जो साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इनके अंदर पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? अब अगली प्रोसेस आपको क्या देना है ध्यान यहाँ पर, कि जो इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ही क्या ऑक्सिसोम पाया जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि ऑक्सिसोम की लोकेशन क्या होती है, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अगली चीज आपको ये ध्यान देना है कि जो ETS कहाँ चलती है, ये भी पूछा जाता है। ETS की लोकेशन तो वो भी सेम, क्योंकि ऑक्सिसोम में होती है, और ऑक्सिसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो होगी उसमें आपकी ETS साइकिल चलेगी, ये भी आपको ध्यान देना है। क्लियर? अगली चीज अब आपको ध्यान देना है कि जैसे ही ऑक्सीजन है, ये था इसके पास एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म के पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया, और माइटोकॉन्ड्रिया की नीड क्या थी कि आप ऑक्सीजन दीजिए और आप आगे ATP को बढ़ाइए। अब क्या होगा, सबसे पहले ये फर्स्ट मेम्ब्रेन को पार करेगा, और यहाँ पर क्या होगी, जो पायरुविक एसिड होगी, आपकी पायरुविक एसिड जो होगी, ये एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होगी। क्लियर? तो पायरुविक एसिड जो होती है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होती है। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में, यहाँ पर 3 कार्बन का होता है, ये भी 3 कार्बन वाला होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन 2 बार होगी। क्लियर? तो एक में एक NADPH2 मिलता है, यानी कि 2 में 2 NADPH2 मिलेंगे, और 2 NADPH2 का मतलब क्या है कि 6 ATP हमें मिलेंगे आगे जाकर। तो इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। जनरली क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है, ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्ट्रक्चर होता है, जो स्पेस होती है, इसे हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर? तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, इसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर क्या होता है, इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? अब देखिए, यहां से हमें 6 ATP मिल चुके हैं। अब यहां से हम कहां जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम को क्या कहा जाता है, अच्छे से याद रखना, इट इज द कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक होती है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। जो आगे क्रेब साइकिल आने वाली है उसकी, और जो हमने अभी ग्लाइकोलिसिस देखी है, इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम। क्लियर? ये चीज ध्यान देना है। और ये जो लिंक रिएक्शन है, जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना है, ये कहां पर हो रही है,
ये आपकी हो रही है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। क्लियर। अब यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है ये क्रेब साइकिल के अंदर जाता है। क्रेब साइकिल जो है ये कैसी होती है, एक साइक्लिक पाथवे होता है। इन सब रिएक्शन को हम, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, क्रेब साइकिल खुद एक अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम डिटेल में अलग लेक्चर में देखेंगे, पर यहाँ पर हम पूरे रेस्पिरेशन को डिटेल में देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से पूरा रेस्पिरेशन समझ में आ जाएगा अच्छे से। पर जहाँ हम इनको एक लेक्चर में और डिटेल में देख लेंगे, क्या ग्लाइकोलिसिस के हर एक स्टेप्स होती है, क्या क्रेब साइकिल की स्टेप्स होती है। क्लियर। तो अभी आप ये याद रखें कि जैसे एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पर जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम हमारा क्रेब साइकिल के अंदर जाएगा, और क्रेब साइकिल जो होती है इसकी लोकेशन आपको याद रखना है कि जो क्रेब साइकिल है ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल चलती है। तो एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, अब पहले पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर बना है वो, और अब कहाँ पर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, उसकी मैट्रिक्स में जाएगा, और यहाँ पर क्रेब साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर। क्रेब साइकिल में ऑक्जेलिक एसिड जो ऑक्जेलेट कहते हैं उसके साथ मिलकर ये आगे लगातार रिएक्शन बनाता जाता है, और इस रिएक्शन को हम TCA साइकिल कहते हैं। TCA साइकिल हम कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला जो प्रोडक्ट मेनली होता है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक होता है, 3 कार्बन का होता है। तो इस रिएक्शन का पूरा फुल फॉर्म क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी कि TCA साइकिल हम कहते हैं। क्रेब, ये साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया क्रेब साइकिल नाम, क्योंकि क्रेब ने इसकी डिस्कवरी की थी, इस वजह से इसे क्रेब साइकिल हम कहते हैं। उसका एक और नाम क्या है, TCA साइकिल, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्लियर। यानी कि 3 कार्बन की एसिड सबसे पहले बनती है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम इसे कहते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर पाइरुविक एसिड आपने देखी, एसिटाइल कोएंजाइम इस तरह से बना। अब यहाँ पर आपको फोकस इस तरह से करना है कि क्रेब साइकिल का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर बनता क्या है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, 38 ATP को बनाना, ये हमारा टारगेट है। ये 38 ATP का हमें फॉर्मेशन करना था एरोबिक के अंदर। हमें ऑलरेडी 8 ATP का नेट गेन हो चुका है, कहाँ से, ग्लाइकोलिसिस से। ठीक। और हमें 6 ATP हमें मिल जाएंगे कहाँ से, लिंक रिएक्शन से, जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हुई है। यानी कि 14 ATP हमारे बन चुके हैं ऑलरेडी। ठीक। अब बचे हुए ATP ही हमें यहाँ से फॉर्मेशन होंगे। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो देखो क्रेब साइकिल पर ध्यान देना है आपको कि क्या होगा क्रेब साइकिल के अंदर। क्लियर। तो यहाँ से हमें NADH2 भी बनेंगे प्लस FADH2 भी बनेंगे प्लस GTP बनेंगे, और ये अलग अलग स्टेप्स में बनते हैं। क्लियर। NADH2 बनते हैं, FADH2 बनता है, और GTP, ये 3 यहाँ पर हमें एनर्जी कंपाउंड बनते हैं। 3 NADH2 बनेंगे, 2 FADH2 बनेगा, और 1 GTP मेनली बनता है। GTP को हम ATP कह सकते हैं। क्लियर। ये ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। यहाँ पे एडिनिन कंपाउंड जुड़ा होता है, और यहाँ पे ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यहाँ पे ग्वानिन जुड़ा होता है। तो केवल यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस का डिफरेंस होता है। क्लियर। देखिए यहाँ पर 3 NADH2 से हमें कितने ATP मिलेंगे, जब हम आगे, इसके जस्ट बाद में कौन होगा पता है आपको, इसके जस्ट बाद में ETS होगी, और ETS कहाँ पर होगी, यहाँ पर। ETS का मतलब केवल ये है कि जो ये एनर्जी कंपाउंड NADH2, FADH2, GTP जो है, इनको ATP में कन्वर्ट करना। जो हमें NADH2 और FADH2 और GTP बन रहे हैं, इनको ATP में कन्वर्ट करना, यही केवल फंक्शन होता है आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो देखिए यहाँ पर
3 NADH2 यहाँ पर बनते हैं, तो 3 NADH2 से कितने ATP हमें मिलेंगे? एक से हमें 3 मिलते हैं तो 9, उसके बाद इससे 1 से 2 मिलते हैं तो 4, और एक ये क्लियर। तो अब देखिए आप यहां पर, और ये एक बार में मिलता है। अब रिएक्शन कितनी बार होती है? 2 बार होगी, तो आपके कितने हो जाएंगे ATP? पूरी इसके भी अगर हम जोड़ लेते हैं साथ में, इसके भी अगर साथ में जोड़ लेंगे हम टोटल, तो हमारे ATP हो जाएंगे 30 ATP। अगर हम दोनों जगह के ATP को एक साथ जोड़ देते हैं, अगर हम दोनों जगह के ATP को एक साथ जोड़ देंगे, यानी कि लिंक रिएक्शन को, क्योंकि जनरली जो NCERT में दे रखा है वो लिंक रिएक्शन को किसके साथ मर्ज करके लिखा गया है? क्रेब्स साइकिल के साथ। तो हमें टोटल 30 ATP यहाँ से मिलेंगे, दोनों रिएक्शन को एक साथ हम जोड़ लेंगे तो 30 ATP हमें यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि क्रेब्स साइकिल से हमें 24 ATP मिलेंगे और 6 ATP यहाँ से लिंक रिएक्शन से, यानी कि हमें टोटल 30 ATP यहाँ से मिलते हैं क्रेब साइकिल से, और 30 ATP हमें, और प्लस 30 + 8 कहाँ से मिलते हैं? ये पूरे हमने क्रेब का मतलब क्रेब से हमने मिल लिया, क्रेब प्लस लिंक रिएक्शन से 30 ATP, और 8 ATP हमें ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं। 8 ATP हमें ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं। इस तरह से टोटल 38 ATP हमें मिलते हैं यूकैरियोट सेल के अंदर। क्लियर? तो देखो टोटल हमें 38 ATP मिले हैं एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से। ग्लूकोज का एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, तो उससे हमें टोटल 38 ATP मिलते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, और प्रोकैरियोट्स के अंदर 36 ATP मिलेंगे, क्योंकि वहां पर 2 ATP का यूज हो जाता है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमने सब चीजें तो देख लिए, अब ग्लाइकोलिसिस के हर एक स्टेप को हम नेक्स्ट जब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ग्लाइकोलिसिस के हर एक स्टेप्स को हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ऐसे ही एक लेक्चर में हम पूरे क्रेब साइकिल की डिटेल को, हम क्रेब साइकिल को पूरा डिटेल में हम देखेंगे। ऐसे ही सेम ETS को हम पूरा का पूरा तो अलग अलग लेक्चर में हम उनको देखेंगे, ETS को, क्रेब साइकिल को और ग्लाइकोलिसिस को। क्लियर? तो आपको समझ में आया पूरा मैकेनिज्म किस तरह का होता है ATP का, किस तरह से हमें ATP मिलते हैं। यानी कि हमें अगर कोई एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो उसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 ATP किस तरह से मिलते हैं, और किस तरह से अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले को 2 ATP फाइनली मिलते हैं। क्लियर? तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।